ना। लो बेटा सुनो ध्यान से, हमने समझना है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन का मतलब आपको पता है, आइसोथर्म का मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर। हम क्या कर रहे हैं, हमने एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का ग्राफ बनाना है। तो उसमें एक्स क्या है, एम क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। जो ये सॉलिड है ना बेटा, सॉलिड के मास को एम ले लो, जो पार्टिकल्स इसके सरफेस पे है ना उसके मास को एक्स ले लो। अभी समझ में आ गया अंकित क्या कह रहा हूं, कि पार्टिकल का यस मास सर। और सॉलिड का मास एम। अब इसकी रेशियो बना लो, ये रही रेशियो एक्स बाय एम, मतलब कितने पार्टिकल इसके ऊपर हैं, दैट इज एक्स बाय एम। अगर एक्स की वैल्यू ज्यादा तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा, क्योंकि पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे। अगर एक्स की वैल्यू कम तो पार्टिकल्स कम, तो एड्सॉर्प्शन कम। समझ में आई बात, बताओ समझ में आई। यस सर। तो x बाय एम को हम कहते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। अब हम क्या करेंगे, हम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर का एक ग्राफ बनाएंगे एट 244 टेम्परेचर। लेट अस से टेम्परेचर इज 244 केल्विन, ऐसे अज्यूम कर लेते हैं। तो अलग अलग टेम्परेचर पे आप अपनी बुक देखेंगे, तो वहां पे अलग अलग टेम्परेचर पे दो तीन ग्राफ बनाए हैं। तो मैंने एक ही ग्राफ बनाया ताकि आपको समझा सकूं। तो जब मैं एडजॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर का ग्राफ बनाऊंगा, तो मुझे एक इस तरह से स्लोप मिलेगी। तो ये जो मुझे ग्राफ मिला ना एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसी को मैं बोलूंगा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। मतलब क्या है, सिंपल सा, कि हमने एक ग्राफ बनाना है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर। जो भी ग्राफ मिलेगा उसे हम नाम दे देंगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। सो देखो, व्हेन extent of adsorption is plotted against pressure at a constant temperature, curve obtained is called adsorption isotherm। अब अंकित इस ग्राफ को देख के मुझे बताओ क्या समझ में आता है। ध्यान से देखो, अनम्यूट करो, मैं बता रहा हूं, जरा समझना। ठीक है अंकित, हाँ देखो, जी सर। अगर हम इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो हमें ये समझ में आ रहा है कि प्रेशर बढ़ रहा है, एड्सॉर्प्शन बढ़ रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, एड्सॉर्प्शन बढ़ रही है, यहां तक तो बढ़ रही है, यहां तक डायरेक्टली बढ़ रही है। उसके बाद बढ़ना कम हो जाता है, मतलब कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। मतलब एक टाइम ऐसा आता है कि जितनी एड्सॉर्प्शन होनी थी हो गई, अब नहीं होगी। समझ में आ गया ना, मतलब समझ में आ गया हाँ कि जी सर। तो यहां से ये समझ में आया कि प्रेशर बढ़ाओ तो एड्सॉर्प्शन बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, एक लेवल तक बढ़ेगा। अब मान लो सरफेस कवर हो गई, सारे पार्टिकल्स आ गए सरफेस पे। अब आप प्रेशर जितना मर्जी बढ़ाओ, अब एड्सॉर्प्शन हो चुकी है, तो वो कांस्टेंट हो जाएगी उसकी वैल्यू। तो जो हमने ग्राफ बनाया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसी को हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। इसको एक्सप्लेन किया था एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम है फ्रेडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। कैसे एक्सप्लेन किया, उसने इस ग्राफ को मैथमेटिकली समझाने की कोशिश की। न्यूमेरिकल नहीं है कोई, इसकी बात बाद में करेंगे, पहले आप इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया होगा। लो जी, अब क्या करना है हमने, जैसे ये ग्राफ है ना, तो ये तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है, इसको जिसने एक्सप्लेन किया, अब उसके नाम से पढ़ने जा रहे हैं। पहले जनरल पढ़ लिया क्या होता है। अब एक साइंटिस्ट है फ्रेडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, इसने क्या किया, जब आइसोथर्म बनाया तो इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर दिया। कैसे, देखो अभी मैं समझा के आया हूं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये यहां तक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके बाद थोड़ा सा इसका कर्व हो गया, उसके बाद कांस्टेंट हो गया। यानी इस तरह से वो एक्सप्लेन करता है मैथमेटिकली। क्या कहता है, फ्रेडरिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, पेपर में आ जाता है कई बार, एक्सप्लेन करो तो जो मैंने यहाँ लिखा है बस इतना ही लिख देना है। इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पे भी मैंने एक ही ग्राफ बनाया। ये क्या कहता है, टू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ, इफ वी सी दिस ग्राफ, तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज proportional to pressure raised to power something। raised to power something मतलब यहां तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसके बाद थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। मतलब आप ये ले लो, यहां तक अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है तो उसके बाद ये कांस्टेंट हो रहा है, तो ये 1/x 1/n को उस हिसाब से डिफाइन करेगा। तो क्या कहता है, वेयर x/m, x is amount of gas adsorbed, m is mass of gas adsorbed at constant pressure। अब ये 1/n के बारे में क्या कह रहा है, n कैन बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, n कैन बी ग्रेटर देन 1। अब आप देखें यहाँ पे this isotherm explain behavior of adsorption approximately 1/n can have any value between 0 to 1। अब क्या होता है, कहता है अगर 1/n की वैल्यू 0 हो जाए, देखो अब जरा ध्यान से समझना, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का उसने फॉर्मूला जो लिखा ना, इस तरह से लिखा, x बाय अपना m प्रोपोर्शनल टू p समथिंग पावर n। प्रोपोर्शनल को हटाएंगे
तो x बाय एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट P1/n। ठीक है, अब आप ये समझो कि अगर ये 1/n की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है, बताओ अपना अंकित क्या होगा? अगर ये 1/n की वैल्यू 0 हो गई तो ये 1 हो गया, प्रेशर प्रेशर 1 हो गया हाँ ना। जी सर। इसका मतलब हो गया x बाय एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी सर ये, एम आएगा पी की हाँ, जगह। x बाय एम हो जाएगा ये कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ये कौन से फेज की बात कर रहा है? आपके ग्राफ की ये वाली फेज, इस वाले फेज की बात कर रहा है, कि इससे आगे की बात कर रहा है कि आपका जब ये कांस्टेंट हो जाए तो 1/n समझ जाओ कितना है, 0। मींस एड्सॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, कि जितना मर्जी प्रेशर बढ़ा दो एड्सॉर्प्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना समझ में आ गया? बोलो, इतना समझ में आ गया कि दो फेजेस में बता यस रहा है। यस सर। सर। अच्छा, अगला देखो, बस ये लिख देना है, कुछ नहीं करना। अब ये वाला केस देखो, इस वाले केस में क्या लिखा है मैंने? इस वाले केस में लिखा है कि इफ 1/n इज 1, अगर ये 1 हो गया तो ये किसके बराबर हो जाएगा? x बाय एम इज इक्वल टू kp, यानी प्रोपोर्शनल टू p। इसका मतलब ये हुआ कि जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतनी एड्सॉर्प्शन बढ़ेगी, यानी ये कौन से फेज की बात हो रही है? इस फेज की बात हो रही है, इस फेज की। समझ में आ गया? तो यहां तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और यहां तक इंडिपेंडेंट, समझ में आ गया ना? तो बस इसी को एक्सप्लेन कर दिया, इसी को कहते हैं फ्रेडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, और कुछ नहीं है। Means adsorption is directly varies with pressure. Note, the experimental isotherm always seem to approach saturation at high pressure. Saturation मतलब वो level जिसके बाद आप जितना मर्जी pressure दे दो कुछ नहीं होगा। It cannot be explained by Frederick adsorption isotherm fails at high temperature. ठीक है, the experimental isotherm always seem to approach saturation at high pressure. It cannot be explained by Frederick adsorption isotherm fails at high temperature. Fails at high temperature मतलब कि टेम्परेचर अगर आप बहुत ज्यादा कर दो तो जो आपकी एड्सॉर्प्शन है वो होती नहीं है ना, इस तरह से होती है, कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड एट हाई टेम्परेचर। तो खैर इसकी हमें जरूरत नहीं है, बस आप मोटा मोटा ये ग्राफ को समझ लो, इसी के दो पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, दैट्स इट। चलिए इसको नोट कीजिए, एप्लीकेशंस। अब देखिए, अब हमने एड्सॉर्प्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर के 3 सेगमेंट हैं। एड्सॉर्प अपना ये सरफेस केमिस्ट्री मतलब एड्सॉर्प्शन, फिर एड्सॉर्प्शन के बाद कैटलिस्ट, फिर कैटलिस्ट के बाद क्लोइड। क्लोइड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप देखिए एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन, तो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत जगह एड्सॉर्प्शन का यूज करते हैं। जैसे हमारे फिल्टर्स हैं, तो फिल्टर में वो चारकोल होता है जो पानी को प्योरीफाई करता है, वो एड्सॉर्प्शन है। जो हम मास्क पहनते हैं, मास्क, वो भी ऐसे ही करता है। जो पॉइजनस गैसेस होती हैं वो सरफेस पे अटैच हो जाती हैं और क्लीन एयर जाती है हमारे माउथ में, नोज में, तो ये सारा होता है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि एड्सॉर्प्शन का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है। तो आप इसको बाद में ही लिख पाएंगे, अभी तो नहीं लिख पाएंगे, अभी सिर्फ देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो सबसे पहला देखिए, gas mask, activated charcoal or mixture of adsorbent is used in gas mask so that all toxic gases preferably adsorb and air for breathing is purified। जैसे हम आजकल मास्क पहनते हैं तो समझाना बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए ये मास्क है, ठीक है, और यहाँ इसके पीछे हमारा फेस है और ये फ्रंट है इसका। तो जब गैसेस टकराएंगी यहाँ पे, तो मास्क के अंदर कुछ ऐसे चीजें लगी होती हैं कि जो इसमें हमें नहीं चाहिए वो यहीं पे रुक जाएंगी, और सिर्फ फ्रेश एयर, जो एयर है, ऑक्सीजन है, सिर्फ वो हमारे बॉडी में जाएगी। तो जो हमारा मास्क है वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड होता है कि डस्ट पार्टिकल वहीं पे रह जाएं, वायरस वहीं पे रह जाएं, बैक्टीरिया वहीं पे रह जाएं, और हमें सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए, वो फिल्टर होके जाए, बाकी सरफेस पे रुक जाए। अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम क्या होता है? जैसे मान लो ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर कुछ गैस है, तो साथ में एक ऐसा सॉलिड रख दो जो इस गैस को एड्सॉर्ब कर ले। तो अगर इस कंटेनर के अंदर हमने कोई ऐसा सॉलिड रखा जो इस गैस को एड्सॉर्ब कर लेगा, तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया ना, यानी हवा खत्म हो गई। तो ये भी किस में आता है? प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूम। The remaining traces of air can be absorbed by activated charcoal from vessel evacuated by vacuum pump to give high vacuum। अंकित समझ में आया? तो पेपर में इसके पूछने के चांस Yes, कम sir. है, बट आप नॉर्मल एप्लीकेशन समझते जाइए। फिर आता है हमारा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में अगले स्टेप पे बताऊंगा, इसको मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा टॉपिक आएगा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, वहां पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी बताऊंगा उतना क्लियर नहीं होगा, तो ये आगे क्लियर हो जाएगा। फिर आता है रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम द सोल्यूशन। देखो आपने देखा होगा कई बार टीवी वगैरह में कि एक गंदा पानी लेते हैं, ठीक है, इस गंदे पानी में ना एक वो रॉड डाल देते हैं,
ये रॉड होती है आपकी एक्टिवेटेड चारकोल। ये क्या करती है, जो गंदे पानी के पार्टिकल होते हैं ना वो अपने सरफेस पे चिपका लेगी, और जो आपका गंदा पानी है वो फिर से आपका कलरलेस व्हाइट वाटर हो जाएगा। कभी आपने देखा है ऐसा टीवी में या फिल्टर में, कभी ऐसा देखा होगा यस सर। कि एक गंदे यस पानी सर। को लेते हैं, उसमें एक रॉड डिप करते हैं, तो गंदे पानी के पार्टिकल्स इसके ऊपर चिपक जाते हैं और आपका पानी जो है बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो वो बेसिकली क्या है, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम द सोल्यूशन। ठीक है। अब एनिमल चारकोल क्या होता है, एनिमल चारकोल होता है बोन, हड्डियां। एनिमल की जो हड्डियां होती हैं उसे कहते हैं एनिमल चारकोल। रिमूव्स कलर सोल्यूशन एब्जॉर्बिंग द कलर्ड इम्प्योरिटीज। मतलब जब शुगर बनता है ना, शुगर, तो ये ब्लैक कलर का होता है, इसके ऊपर एनिमल बोन रख देते हैं। एनिमल बोन क्या करते हैं, इस कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है और आपकी जो शुगर होती है वो व्हाइट हो जाती है। यानी दिस इज ऑल्सो एड्सॉर्प्शन का कंसेप्ट, दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो याद रखना, एनिमल चारकोल मींस बोन्स, बोन्स ऑफ एनिमल। कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, सिलिका और एल्युमिनियम जेल यूज्ड एज एडसॉर्बेंट फॉर रिमूविंग मॉइस्चर, कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी। आजकल आपने देखा होगा, जैसे मान लो हम कोई लैब में काम कर रहे हैं, तो गर्मियों के दिनों में मॉइस्चर हो जाता है बहुत ज्यादा, तो उस मॉइस्चर से हो सकता है हमारी लैब में जो हम रिएक्शन कर रहे हैं वो सही से ना हो। तो हम अपने लैब के एक कोने में एक ऐसा केमिकल रख देते हैं जो एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले। क्या नाम है उनका, सिलिका जेल एंड एल्यूमिनियम जेल। ये ऐसे सॉलिड सब्सटेंसेस हैं जो हवा में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट ड्राई हो जाएगा लैब का, और जो हम काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मॉइस्चर आपका जो है मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट भी यूज होता है, तो ये ऑफिस में भी रखा होता है मॉइस्चर एब्जॉर्बर। अब आ जाओ यहाँ पे, इन क्योरिंग डिजीजेस, जो हम दवाइयां खाते हैं, ठीक है, तो वो दवाइयां भी, कुछ दवाइयां भी इसी फंडे पे काम करती हैं। जैसे मान लो हमने कोई दवाई खाई, मान लो गले में खिचकिच है, ऐसे मान लेते हैं गले में खिचकिच है, हमने कोई दवाई खाई, जैसी दवाई हमने खाई तो जो दवाई हमारे गले में जाएगी, जो गले में अनवांटेड माइक्रोब्स हैं उनको अपने सरफेस से चिपका देगी, और उसके अंदर केमिकल है, केमिकल से उसको मार देगी, यानी एड्सॉर्प्शन करेगी और उसको मार देगी। देखो दवाई कैसे काम करती है, मान लो ये बॉडी में वायरस या बैक्टीरिया है या माइक्रोब्स है, आपने दवाई खाई, दवाई सॉलिड फॉर्म में जाएगी, ये दवाई से ये वायरसेस अटैक हो जाएंगे, मतलब एड्सॉर्ब हो जाएंगे। मतलब दवाई इस तरह से बनी होती है कि ये अट्रैक्ट हो जाए इसकी तरफ, जैसे इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे इसकी सरफेस पे चिपक जाएंगे, और ये दवाई इनको मार देगी, इनकी एक्टिविटीज को रोक देगी, दवाई इनको मार देती है। तो ये होता है क्योरिंग ऑफ डिजीजेस। अ नंबर ऑफ ड्रग्स यूज्ड टू किल जर्म्स बाय गेटिंग एड्सॉर्ब्ड ऑन देम। समझ में आ गया अंकित क्या कह रहा हूं? तो जस्ट यू नीड टू कीप इन माइंड कि दवाइयां इस Yes, तरह से sir. काम करती हैं। फिर आता है एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर। एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर क्या होता है कि सरफेस पे कुछ चिपक गया, कलर चेंज हो जाएगा, तो बता देगा क्या है एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर। सरफेसेस ऑफ सर्टेन प्रेसिपिटेट्स सच एज सिल्वर हैलाइड हैव प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग मोर सम डाइज लाइक एओसिन, फ्लोरेसिन एक्सेट्रा। इन precipitation titration the indicator is adsorbed at end point producing a characteristic color on the precipitate। तो बस आप ऐसे याद कर लो, एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर, एड्सॉर्ब होगा कलर चेंज हो जाएगा, उसे इंडिकेटर कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी तो आपको पता ही है, क्रोमेटोग्राफी में यही होता है कि कलर को एड्सॉर्ब करवाते हैं पानी में डाल के और अलग अलग लेयर बन जाती है। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, a mixture of noble gases can be separated by adsorption on coconut charcoal at different temperature. This is due to difference in the degree of adsorption of gases by charcoal। ठीक है। तो देखो क्या होता है, ऐसे समझो मान लो ये आपका चारकोल है, ठीक है जी, कोकोनट का वुड है, कोकोनट का चारकोल है, हमने बहुत सारी गैसेस डाल दी यहाँ पे, तो इस चारकोल की अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग गैसेस एब्जॉर्ब करता है। तो एक टेम्परेचर पे नियोन एब्जॉर्ब हो गई, अगले टेम्परेचर पे आर्गन हो गई, मतलब इस तरह से करके हम अलग अलग गैसेस को सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो इसकी डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको याद रखें। देखो जी, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई डज फिजियोसॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो क्वेश्चन का मतलब है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो हमारी फिजिकल एड्सॉर्प्शन है वो कम हो जाती है, कैसे? तो आंसर पढ़ने से पहले मैं समझा रहा हूं, समझो। जैसे देखो हमें पता है, ये मान लीजिए सॉलिड है, सॉलिड के सरफेस पे कुछ पार्टिकल्स चिपक गए, तो कुछ पार्टिकल्स अगर चिपक जाएंगे सॉलिड के सरफेस पे तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे बेटा, ये बनाएंगे वीक बॉन्ड। तो जब ये वीक बॉन्ड बनाएंगे और आप हीट देंगे
तो हीट देने से वीक बॉन्ड टूट जाता है, बोलो हाँ या ना। हीट देंगे तो जो आपका वीक बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, अगर ब्रेक हो गया तो एड्सॉर्प्शन घट गई या बढ़ गई? अंकित बताओ, बताओ बेटा। ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन में वीक बॉन्ड बनता है, तो हीट देंगे तो वीक बॉन्ड जल्दी टूटेगा। तो वीक बॉन्ड हाँ टूट जी गया सर। तो एड्सॉर्प्शन घट गई या बढ़ गई? बताओ क्या होगा, घट जाएगी। कम। अब क्वेश्चन देखो, कह रहा है व्हाई डज फिजियोसॉर्प्शन मतलब फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आंसर है कि जब फिजिकल एड्सॉर्प्शन होती है तो हीट रिलीज होती है, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और हम हीट में हीट देंगे तो ली चाइल्ड प्रिंसिपल कहता है कि अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हीट देंगे तो रिएक्शन हमारी बैकवर्ड हो जाती है। ये भी लॉजिक लगा सकते हो, ली चाइल्ड्स में यही पढ़ा था ना कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम हीट देंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी। बैकवर्ड का मतलब गैस अलग सॉलिड अलग, और ये कंसेप्ट भी है कि वीक बॉन्ड हो जाएगा तो टूट जाता है। तो इस वाले फंडे पे आ जाता है। सो मोर ऑफ द गैस एडसॉर्ब व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज एज वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेस, the gas can be removed by decreasing pressure since adsorption process is exothermic। ठीक है जी। So according to Lee Charteris, physical adsorption occur readily at low temperature and decreases with increase in temperature। So according to Lee Charteris principle, और ये भी लिख सकते हो कि वीक बॉन्ड होता है, हीट देने से ये बॉन्ड टूट जाता है। तो इस तरह से दो तरीके हैं जिस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बेटा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि why are the substances like platinum, palladium often used to carry out electrolysis of aqueous solution। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम इलेक्ट्रोलिसिस के लिए इनको क्यों यूज करते हैं। सो देखो, हमें इलेक्ट्रोलिसिस में क्या चाहिए, हमें करंट पास करना होता है और हमें सरफेस देनी होती है रिएक्शन होने के लिए। तो यहाँ पे क्या ऐसा होता है, जरा समझिए जरा ध्यान से, सोल्यूशन बताता हूँ जरा समझो ध्यान से। ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक्स वाई जेड कोई सोल्यूशन है और आप यहां से करंट पास कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री याद आया? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम ऐसे ही करते थे, करंट पास करते थे। यस सर। अब ये प्लैटिनम रॉड है या प्लैडियम रॉड है, कोई भी रॉड हो सकती है, प्लैटिनम और प्लैडियम, इट कुड बी एनी रॉड। ये लेटर से प्लैटिनम रॉड, दिस इज आल्सो प्लैटिनम रॉड। तो अब क्वेश्चन है व्हाई आर सब्सटेंसेस लाइक प्लैटिनम एंड प्लैडियम, प्लैटिनम होता है पीटी और प्लैडियम होता है बेटे पीडी, कीप इन माइंड पीडी। कह रहा है ऑफन यूज्ड टू कैरी आउट इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखो, हमें इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए एक ऐसी मेटल चाहिए होती है जो सॉल्यूशन से रिएक्ट ना करे। तो पहला तो जवाब है बिकॉज इट इज इनर्ट। इनर्ट मतलब ये रिएक्ट नहीं करता। एंड नंबर टू रीजन, पहला रीजन हमने दे दिया बिकॉज ऑफ इनर्ट नेचर, एंड नंबर टू रीजन इट प्रोवाइड सरफेस फॉर द रिएक्शन, कि ये अपना सरफेस देता है जिससे ये केमिकल्स यहाँ पे अटैक और अट्रैक्ट हो पाते हैं और रिएक्शन कर पाते हैं। दूसरा है इट, क्योंकि एड्सॉर्प्शन करता है, इट प्रोवाइड सरफेस फॉर एड्सॉर्प्शन ऑफ केमिकल्स। लो जी, ये दो रीजन है, लिख लो, क्योंकि सरफेस हमारा टॉपिक एड्सॉर्प्शन से रिलेटेड, तो एड्सॉर्प्शन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन था कि हम प्लैटिनम और प्लैडियम क्यों यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस करते हुए। तो बिकॉज ऑफ टू रीजंस, इट इज इनर्ट। इनर्ट का मतलब ये खुद रिएक्ट नहीं करता, बट ये अपनी सरफेस देता है जिससे रिएक्शन हो जाए। जैसे मैं हूं, मैं प्लैटिनम रॉड की तरह हूं, मतलब मैं रिएक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूं और मैं आपको एक सरफेस दे रहा हूं, जैसे ऑनलाइन सरफेस या ऑफलाइन सरफेस, जहां पे आप आते हो मैं आपको समझाता हूँ ऐसे ऐसे ये चीज ऐसे ऐसे होती है, तो आपको समझ में आ जाती है। तो आप आके एड्सॉर्ब होते हो, एड्सॉर्ब मतलब बैठना, और आपको समझ में आ जाता है, यानी रिएक्शन हो गई। तो ये दो फंक्शन के कारण प्लैटिनम यूज होता है, बिकॉज इट इज इनर्ट। इनर्ट मतलब रिएक्ट नहीं करता खुद, एंड नंबर टू इट प्रोवाइड सरफेस फॉर एड्सॉर्प्शन ऑफ केमिकल्स और रिएक्टेंट्स, जिससे वो कर पाए। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर तो अंकित को पता है। बताओ अंकित, क्या है आंसर इसका? ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको यहाँ पे, व्हाट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? Why powdered substances more effective adsorbent than their crystalline form? पड़ जाता। हाँ, ये हमने वहां पे भी पढ़ा है चैप्टर 4 में, बिकॉज powdered substances और gaseous substances have more surface area। Cover more surface। Yes, because क्या लिखेंगे? Powdered substances Because cover more powdered surface। substances have more surface area, because powdered substances
हैव मोर सरफेस एरिया। तो पाउडर्ड सब्सटेंसेस या गैशियस सब्सटेंसेस, इनका सरफेस एरिया बेटे ज्यादा होता है। हाँ जी बेटा, अब समझो कैटलिस्ट क्या होता है। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हम पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं कि कैटलिस्ट वो केमिकल हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते ही बढ़ाते हैं। तो मोस्टली केमिकल्स ऐसे ही होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएं, उसे कैटलिस्ट कहते हैं। कुछ होते हैं जो डिक्रीज करते हैं, उसे हम पॉइजन कहते हैं, कैटालिटिक पॉइजन। उसकी डिस्कशन बाद में करेंगे। तो कैटलिस्ट इज सब्सटेंस व्हिच इन्फ्लुएंस द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने से स्पीड ज्यादा हो रही है, समझ में जल्दी आ रहा है, बट मैं पेपर देने नहीं जाऊंगा तो मैं कैटलिस्ट हो गया। सो कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस व्हिच इंक्रीजेस और इन्फ्लुएंसेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इटसेल्फ, और एंड ऑफ द रिएक्शन वो अलग हो जाते हैं। अब दो तरह की कैटालिटिक रिएक्शन होती है। कैटलिस्ट तो पता चल गया। अब जो कैटलिस्ट रिएक्शन करता है ना, उसे कहते हैं कैटालिटिक रिएक्शन। तो दो तरह की रिएक्शन होती है, एक का नाम है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस और दूसरे का नाम है होमोजीनियस कैटालिसिस। अब आपने को याद है, आपने इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो खैर मैं उसको बस जस्ट रिकॉल करवाया। अब जरा ध्यान से देखो, आप देखो जरा ये रिएक्शन देखो, हम आंसर बाद में पढ़ते हैं। अंकित जरा ये रिएक्शन देखो, इस रिएक्शन में क्या दिखाया मैंने, गैस गैस सॉलिड। ध्यान से देखो, रिएक्टेंट्स को देखो और कैटलिस्ट को देखो, ध्यान से देखो। कैटलिस्ट सॉलिड में है, रिएक्टेंट गैस में है। यानी वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट अलग अलग फेज में हो, अलग अलग फेज में हो, उसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। समझ में आ गया? तो द व्हेन कैटलिस्ट इज इन डिफरेंट फेज फ्रॉम रिएक्टेंट, उस कंसेप्ट को हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, तो होमोजीनियस का आइडिया लग गया। क्या होगा, क्या होगा फिर होमोजीनियस, ये बताओ। होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होगा, देखो जरा, व्हाट इज होमोजीनियस कैटालिसिस? जब आपके रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों गैस गैस में है या सभी लिक्विड लिक्विड में है, तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस कैटालिसिस। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। एक बार फिर से देखिए, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस जब रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट अलग फेज में हो तो हेट्रोजीनियस, और सेम फेज में हो गैस गैस गैस, रिएक्टेंट भी और कैटलिस्ट भी, होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं।